इनकम फ्रॉम सैलरी। आखिर ये सैलरी है क्या? मैंने कहा यार सैलरी की यदि मैं बात करूं तो मैं 2 लाइनों में कहूंगा, एनीथिंग received by the employee from the employer, anything, it is taxable as a salary। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई एक दूसरे को क्या देते लेते हैं? क्या देगा एम्प्लॉयर? कौन कौन सी चीजें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है? मैंने कहा यदि मैं टोटल पेमेंट का पार्ट कहूं तो मैं तो एक ही लाइन कहूंगा कि सबसे पहले मैं क्लासिफाई कहूंगा कि आखिर एम्प्लॉयर कौन है। एम्प्लॉयर किसे कहते हैं? यदि हम एम्प्लॉयर को क्लासिफाई करें तो एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी फर्म, कोई भी जगह काम करें, HUF, पॉलिटिकल पार्टी, कहीं भी। यार जहां पर 2 लोगों के बीच में रिश्ता होगा, कैसा रिश्ता होगा? एम्प्लॉयर और एंड एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप के कारण एक इंसान अपने एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉय को उसके द्वारा की जाने वाली सर्विसेज के एवज में, उसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के एवज में जो भी पेमेंट करेगा, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सेल। नाउ क्वेश्चन अराइज, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है और क्या क्या चीजें देता है? मैंने कहा यार सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 8 चीजों का पेमेंट करता है। कितनी चीजों का? 8 चीजों। और उन 8 चीजों के टोटल को हम लोग सैलरी इनकम कहते हैं। क्वेश्चन आया सर ये 8 चीजें कौन कौन सी होती हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है, जिसके बेसिस पर आपकी सैलरी इनकम निकल कर आती है, जिसे आप सैलरी इनकम कहते हैं। मैंने कहा सैलरी इनकम के लिए मेरी पहली कंडीशन यही होगी कि देयर मस्ट बी द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तभी सैलरी इनकम होगी। और यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी इनकम नहीं। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कौन कौन सी चीजें देगा? मैंने कहा यार मैं 1 मिनट के अंदर पहले नंबर पर एक्सप्लेन करता हूं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है। तो पहली चीज है बेसिक सैलरी, दूसरी चीज है एडवांस एंड एरियर ऑफ सैलरी, तीसरी चीज है बोनस, फीस, कमीशन, तीसरी चीज है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, चौथी चीज आती है ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। यार मैं एक बात कहूं, मैंने यहां वर्ड इस्तेमाल किया है ऑल टैक्सेबल अलाउंस। मैं यहां पर एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितना भी अलाउंस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया, उस दिए गए अलाउंस में जो अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा उसे हटा देंगे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा एंड दैट नेवर बिकम द पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। लेकिन उसमें से जितना अमाउंट है जिस पर हमें क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल अलाउंस, और वो यहां पर दिखाया जाएगा। मैं छोटी सी बात कहूं, मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का अलाउंस मिला एंड आउट ऑफ विच 40,000 इज एक्सेप्टेड, तो कितना टैक्सेबल हुआ? 60,000।
तो यहां पर कितना अमाउंट लिया जाएगा? 60,000 का अमाउंट लिया जाएगा, यानी यहां पर हमारा आएगा ओनली टैक्सेबल अलाउंस। बोले सर अलाउंसेस कौन कौन से होती है? कुछ नाम लिख दो, एक दो। मैंने कहा डीए, HRA, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यानी जो भी हो यार, जितने तरीके के अलाउंसेस दिए जाएंगे सारे के सारे तरीके के अलाउंसेस यहाँ आ जाएंगे एंड दैट बिकम पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। यार और भी बहुत सारे होंगे, इनके बारे में हम चर्चा आपसे डिटेल में करेंगे। ऑल टैक्सेबल अलाउंस। इसके बाद परक्यूजिट्स। यार देखो यार, यहां पर आती है अलाउंसेस और यहां आती है परक्यूजिट। परक्यूजिट मतलब फैसिलिटी, एनी टाइप्स ऑफ फैसिलिटी given by the employer to the employee। यार ये तो सुविधा है, इसके लिए तो कोई कैश में तो दे नहीं रहा है। बोले यार इसके लिए कैश वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ? एम्प्लॉय के बिहाफ पर किसी और को दे रहा है, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सैलरी इनकम। और यानी किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी होगी, परक्यूजिट्स होंगे, उसे भी सैलरी इनकम का ही पार्ट माना जाएगा। सर एक तो एग्जाम्पल दीजिए ना, कैसी फैसिलिटी दी जाती है? मैंने कहा यार एम्प्लॉयर ने कार दे दी, जाओ बेटा कार चलाओ। रेंट फ्री हाउस, घर दे दिया, जाइए घर रहिए। स्कूल दे दिया, स्कूल फैसिलिटी, बच्चे पढ़े आपके स्कूल में। हॉस्टल दे दिया, हॉस्टल फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। गैस दे दी, वाटर दे दिया। सर्वेंट दे दिया, सर्वेंट फैसिलिटी, यानी जो भी कुछ दिया वो सारी की सारी फैसिलिटी इज बिकम अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम। और यहां पर वही परक्यूजिट्स यहां आएंगे विच इज चार्जेबल टू टैक्स, जिस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ऐसे परक्यूजिट को यहां पर शामिल किया। कितने होगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 और भी होंगे। मैं और भी देखिए डॉट 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 क्यों लगा रहा हूं? दिल महसूस करता रहे कि यहां अभी लिस्ट बाकी है। 7वां है रिटायरमेंट बेनिफिट। मैं रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं लिखूंगा, मैं तो लिखूंगा ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इन कैशमेंट। यार मैंने आपको पहले ही कह दिया, जितनी ग्रेच्युटी है, पेंशन है, लीव इन कैशमेंट है, ये सारे के सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आफ्टर द रिटायरमेंट दिए जाते हैं एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सैलरी इनकम। 8वां पॉइंट आता है कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। आरपीएफ को बोलूं तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और ये आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन भी बिकम अ पार्ट ऑफ सैलरी इनकम। इस तरीके से हम ये 8 चीजों को ऐड कर दें तो निकल कर आता है ग्रॉस सैलरी इनकम। और ग्रॉस सैलरी का इनकम का मतलब हुआ कि इतना अमाउंट एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो दिया, जिस पर एम्प्लॉय क्या देगा? टैक्स देगा। ये वो इनकम है जिस पर एम्प्लॉय क्या देगा? टैक्स देगा। एंड इट इज नोन एज ग्रॉस सैलरी इनकम। और ग्रॉस सैलरी इनकम में से माइनस करते हैं केवल 2 तरीके की छूट, 2 तरीके की डिडक्शन माइनस करते हैं, 2 चीजों को माइनस करते हैं। नंबर 1 डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, और दूसरी चीज माइनस करेंगे प्रोफेशनल टैक्स। और माइनस करने के बाद जो निकल कर आएगा दैट इज नोन एज नेट सैलरी इनकम। सर आप एक बात बताइएगा, ये आप क्या बता रहे हैं? मैंने कहा यार मैं तो ये बता रहा हूं कि एक इंसान की सैलरी इनकम कैसे निकाली जा सकती है और कौन कौन सी चीजें सैलरी का पार्ट होगी, कौन कौन सी चीजें सैलरी का पार्ट नहीं। इज इट क्लियर? सर एक बात बताइए, ये आप फॉर्मेट हमें क्यों बता रहे हैं?
मैंने कहा सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मेट समझते हैं, उसके बाद उसके अंदर आने वाली एक छोटी से छोटी चीजों को समझेंगे और देखेंगे कि वो क्या है और क्या उसके लिए इनकम टैक्स में नियम बनाए। इधर क्लियर? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है हमारे और आपके बीच में कि यदि कोई भी हमसे कहेगा सैलरी इनकम निकालिए, तो हमारा निकालने का तरीका क्या होगा? यार एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को जो जो चीजें दी उनको लाइन से लिखते जाइए और उन्हें टोटल कर दीजिए और उनका टोटल ग्रॉस सैलरी इनकम होगा, उसमें से दो चीजें माइनस कर दीजिए तो नेट सैलरी इनकम निकल कर आ जाएगी। इसे क्लियर होना? सर एक बात बताइए, कौन कौन सी चीजें हैं जिसे आप डिस्कस करना चाहेंगे और जिसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सबसे पहला पॉइंट आता है बेसिक सैलरी। सर ये बेसिक सैलरी क्या होती है और इसका क्या फंडामेंटल है और इसका क्या तरीका होता है? मैंने कहा यार हम लोग अब एक एक पॉइंट को यहां डिस्कस करें, तो पहला पॉइंट आया बेसिक सैलरी। और यदि बेसिक सैलरी के अंदर देखा जाए, बेसिक सैलरी का मीनिंग होता है जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट किया, दैट इज नोन एज बेसिक सैलरी। यानी बेसिक सैलरी का मतलब क्या हुआ? जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर एक अपॉइंटमेंट होता है, दैट इज नोन एज बेसिक सैलरी। मैं एक छोटी सी बात करता हूं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 5,000 डैश 500 डैश 10,000। इसका मतलब हुआ यू हैव अपॉइंटेड ऑन 5,000 एवरी ईयर 500 रुपीज की सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, तब तक इंक्रीज होती रहेगी जब तक आपकी सैलरी 10,000 नहीं हो जाती। एंड दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज योर बेसिक सैलरी। लेकिन अब यदि मैं बेसिक सैलरी के मिलने की बात करूं और टैक्सेबिलिटी की बात करूं कि बेसिक सैलरी किसे कहेंगे, बेसिक सैलरी कितने तरीके से दी जा सकती है, तो बेसिक सैलरी को दो तरीके से ड्यू किया जाता है। कितने तरीके से? दो। पहला लास्ट डेट ऑफ मंथ और एक होता है फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। सर ये क्या बता रहे हो? मैंने कहा बेटा बहुत ही खास चीज बता रहा हूं, इसे जरा प्यार से समझिएगा। मैंने आपके सामने लिख दिया लास्ट डेट ऑफ मंथ, यानी जनवरी की सैलरी जनवरी में ड्यू होगी, फरवरी की सैलरी फरवरी। अरे हर महीने के आखिरी दिन जाया करोगे तो बाकायदा अपनी सैलरी उठाकर लेकर आए। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उसी महीने की सैलरी का पेमेंट उसी महीने में कर देते, और नहीं तो मैक्सिमम लोग जानते हैं कि सैलरी डे 1 होती है कि नहीं होती? yes, 1 तारीख। इसका मतलब समझते क्या होता है? जनवरी की सैलरी 1 फरवरी, फरवरी की सैलरी मार्च की सैलरी 1 अप्रैल को। अब यदि हम इसे समझें और जो मैं आपको बताना चाहता हूं जरा 1 सेकंड में देखें। यदि सैलरी महीने के लास्ट में ड्यू होती है तो इसका मतलब हुआ अप्रैल की अप्रैल में, मई की मई में, जून की जून में, सितंबर की सितंबर में, अक्टूबर की अक्टूबर में, नवंबर की नवंबर, दिसंबर की जनवरी की फरवरी पर, मार्च की मार्च। यानी जिस महीने की सैलरी है उसी महीने में आपको ड्यू हो जाएगी। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मान लीजिए आपकी सैलरी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है। क्या कहा मैंने? बोलिए। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ड्यू होती है। ऐसी कंडीशन में आप जानिएगा जो अप्रैल की सैलरी है वो मई में, अप्रैल का मई में मिलेगी, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, अगस्त वाली सितंबर में, दिसंबर वाली जनवरी में, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली यानी इस मार्च की जो सैलरी है उसका वो ड्यू कब होगी? अगले। तो भैया जी जो पिछले मार्च वाली सैलरी वो इस साल ड्यू होगी। यानी यदि मैं 2000 इसमें देखूं
2013-14 में सैलरी की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि मार्च की अप्रैल में आई, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में, मई की जून में, जून की जुलाई में, अगस्त की सितंबर में, अक्टूबर की नवंबर में, नवंबर की दिसंबर में, जनवरी वाली फरवरी में, फरवरी वाली मार्च में, मार्च वाली तो अप्रैल में चली जाएगी। तो मेरी जो 12 महीने की सैलरी ली जाएगी, उस 12 महीने की सैलरी में एक पिछले साल मार्च की होगी और बाकी 11 महीने की साल की होगी, और इस बार की मार्च की सैलरी अगले साल की। इज इट क्लियर? और यदि मैं कहूं कि सैलरी लास्ट डे को ही ड्यू होती है, तो ये बात तय हो गई है कि अप्रैल की अप्रैल में है, जनवरी की जनवरी में है, दिसंबर की दिसंबर में है, मार्च की मार्च में है, यानी फिर इसके आगे पीछे का कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसे कहते हैं बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी वो सैलरी है जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट किया जाता है। बेटा एक बात बताइए, बेसिक सैलरी सबकी सेल होती है, एक ग्रेड वालों की सेल होती है, अंतर होता है तो बाकी अलाउंसेस में और सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपने एक एग्जाम दिया और एग्जाम क्वालिफाई करके आप किसी भी एक पोस्ट पर आते हैं। मान लीजिए आर्मी का एग्जाम दिया और आप कैप्टन बन गए। अब आप देखिएगा, मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक के आप पीओ बन गए। अब पीओ वो भी है, 1 2 3 तीनों लोगों ने पीओ क्वालिफाई किया। इसे लखनऊ पोस्टिंग दी गई, इनको पोस्टिंग श्रीनगर दे दी गई, इनको पोस्टिंग लद्दाख दे दी गई, इनको पोस्टिंग बॉम्बे दे दी गई। सबकी बेसिक सेम होगी, अंतर होगा अलाउंसेस और परक्यूजिट। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात करूं, यदि मैं अलाउंसेस और परक्यूजिट की बात करूं तो अब एक छोटा सा अंतर आगे क्रिएट हो जाएगा। कैसे अंतर क्रिएट हो जाएगा? लखनऊ में रहने वाला आदमी को 5,000 में घर मिल जाएगा, चाहे वहां पर कश्मीर में रहने वाले आदमी को 10,000 रुपए में घर मिलेगा, लेह में रहने वाले आदमी को 2,000 में घर मिल जाएगा, और जो बॉम्बे रह रहे हैं 50,000 में। दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर अलाउंसेस का होगा। यानी जो भी अंतर आते हैं वो किस किस के बीच में होते हैं? अंतर का कारण अलाउंसेस और परक्यूजिट होता है, अदर फैसिलिटीज होती है, लेकिन बेसिक सैलरी सबकी क्या रहती है? इसलिए जो भी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे उनको हम देखेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ सेकंड पॉइंट आता है एडवांस एंड एरियर ऑफ सैलरी। यार ये एडवांस क्या है और ये एरियर क्या है? मैंने कहा यार किसी आगे के महीने की सैलरी अभी जरूरत पड़ जाए और अभी हम ले लें तो इसे क्या कहते हैं? एडवांस। और एरियर का मतलब क्या होता है कि कोई रुकी हुई सैलरी थी जो पहले कभी मिलनी चाहिए थी, पहले नहीं मिली, वो अब मिल गई। इनकम टैक्स नियम कहता है सैलरी शैल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। सैलरी शैल ऑलवेज बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। जो भी पहले होगा उसी पहले के बेसिस पर ही सैलरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल होगी। मान लीजिए ड्यू पहले हो गई तो ड्यू बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। मान लीजिए ड्यू नहीं हुआ, रिसीव पहले हो गया तो रिसीव बेसिस पर टैक्स लग जाएगा। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, चाहे ड्यू पहले कर लो चाहे रिसीव पहले कर लो, जो भी पहले होगा उस पहले के बेसिस पर हम क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड द चार्जेबिलिटी ऑफ द सैलरी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब क्वेश्चन अराइज आता है, सैलरी को हम एडवांस ले लें या एरियर से लें? अब एरियर ऑफ सैलरी किस तरीके से होता है? यदि हम और आप दोनों एरियर ऑफ सैलरी की बात करें तो मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप देखते होंगे कि पे स्केल में चेंजेस होते हैं। पे स्केल जो चेंजेस होते हैं वो रिट्रोस्पेक्टिव होते हैं, बैक के 2 साल, बैक के 3 साल, कई साल पहले से होते हैं। तो जो पुरानी सैलरी है, पुराना सैलरी का इफेक्ट है, वो मुझे अचानक मिलेगा, इकट्ठा मिलेगा, लमसम मिलेगा, तो उस पर तब टैक्स नहीं लगा, अब लगेगा।
तो चूंकि उस पर ड्यू बेसिस पर टैक्स नहीं लगा है तो हम रिसीव बेसिस पर लगा लेंगे। मान लो पहले ही टैक्स लगा होता तो अब उस पर टैक्स नहीं लगता। इसलिए इनकम टैक्स साफ कहता है एडवांस और एरियर सैलरी शैल बी टैक्सेबल ऑन द रिसीव बेसिस, और इनकम टैक्स साफ कहता है सैलरी इनकम शैल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज। यदि आप अर्लियर जो भी पैसा मिलेगा उसी बेसिस पर आपको क्या लग जाएगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस एंड एरियर। क्वेश्चन राइट होता है, मान लीजिए कुछ लोग अपनी सैलरी को फॉरगो करते हैं, डाइवर्जन करते हैं। सर ये फॉरगो क्या मतलब क्या है, डाइवर्जन का मतलब क्या है? मैंने कहा सैलरी इनकम मेरी है, अपनी सैलरी इनकम किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हम फॉरगोन ऑफ सैलरी कहते हैं। फॉरगोन ऑफ सैलरी पता लगा आप अपनी सैलरी का पता लगा, आपका एम्प्लॉयमेंट जॉब किया, आप 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी और आपने अपने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्शन दिया, अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी सैलरी आएगी उसका 25,000 रुपए हर महीने के महीने एक्स के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला भाई आपकी तनख्वाह कितनी है? बोले मेरी तनख्वाह तो 50,000 रुपए है। तो बोले फिर आपके पास 50,000 इंटू 12 6 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना होगा। बोले नहीं 25,000 रुपए तो मैं अपने एक्स को दे देता हूं। इसका मतलब है मुझे सिर्फ कितनी मिल रही है? 25,000। आई विल पे द टैक्स ऑन 25,000। इनकम टैक्स लॉ कहता है आपको मोहब्बत निभानी है तो जम के निभाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन टैक्स से कोई मोहब्बत नहीं है। यदि कोई भी इंसान मान लीजिए कोई सैलरी का कोई भी कंपोनेंट फॉरगो करता है तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी टैक्स, he is not qualified for any tax. He has to pay the tax on whole income. उसे किसी तरीके की छूट नहीं मिलेगी, किसी तरीके का वेवर नहीं मिलेगा, उसे टोटल की टोटल सैलरी इनकम पर क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। एंड फॉरगोन ऑफ सैलरी इज नॉट डिडक्टेबल। हम 2 लाइन में कह सकते हैं फॉरगोन ऑफ सैलरी इज नॉट डिडक्टेबल, द होल अमाउंट ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। यस अगर जिसको हमने फॉरवर्ड किया है उसको भी तो जब मिलेगा तो उसके लिए भी टैक्स। तो बेटा फिर आदमी क्या करता, 1 लाख रुपए की उसे तनख्वाह मिलती तो पहली 20,000 रुपए ट्रांसफर करता अपनी धर्मपत्नी एक्स के नाम, दूसरी ट्रांसफर करता बड़े बच्चे के नाम, तीसरी में ट्रांसफर करता छोटे बच्चे के नाम, सबके नाम 20,000 ट्रांसफर कर देता। कह देता मैं तो 20,000 लेता हूं, 2,40,000 की इनकम आती, उस पर 4,000 रुपए का टैक्स आता, 2,000 की एंट्री की छूट मिल जाती, 2,000 रुपए टैक्स दे देता। यानी जितना हजारों रुपए टैक्स आना चाहिए था वो तो टैक्स प्लानिंग करके निकल जाता। फिर वो हमेशा अपनी इनकम को क्या करता? फॉरगो करता। इनकम टैक्स कहता है डाइवर्जन ऑफ इनकम इज नॉट अलाउड। आप इनकम को डाइवर्ट नहीं कर सकते। आप टैक्स दीजिए पहले और टैक्स देने के बाद आप डाइवर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप बिफोर टैक्स किसी को आप इनकम नहीं दे सकते। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा कि यदि कोई भी इंसान अपनी सैलरी का कुछ कंपोनेंट फॉरगो करेगा उसे सरकार किसी तरीके की कोई छूट नहीं देगी और उसे पूरी की पूरी इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। आप अपनी इनकम जो कमाते हैं, जो आपको प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट से यदि आप खर्चा करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। लेकिन यदि उस इनकम से आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। और मुझे मिले हुए पैसे में से आपको सैलरी मिली, सैलरी में बाकायदा आपने उसमें क्या इनकम कमाई उस पर टैक्स दे दिया, और टैक्स देने के बाद यदि आप किसी दूसरे को आप दे रहे पैसा और यदि वो उसके लिए गिफ्ट है, यदि वो उसके लिए क्या है? गिफ्ट है, तो ही इज स्टिल लायबल टू पे टैक्स। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे को गिफ्ट देगा तो वो उस पर गिफ्ट टैक्स देगा। भाई ठीक है, लोन दे रहे हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब लोन दो तो टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट दो तो टैक्स लगेगा। तो आपको क्या लेना चाहिए? किसने कहा था आप गिफ्ट लीजिए? अब लोन लीजिए ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो क्वेश्चन राइज होता है दैट इज नोन एज फॉरगोन ऑफ। यहीं पर एक दूसरी चीज आती है, सरेंडर ऑफ सैलरी। अब आप कहोगे सैलरी का सरेंडर क्या होता है? यदि कोई भी एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ कंपोनेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में सरेंडर करते हैं, सरेंडर करते मतलब ट्रांसफर करते हैं।
मैंने क्या नाम दिया, मैंने जरा प्यार से देखो, सरेंडर ऑफ सैलरी। हमारी सैलरी है, उस सैलरी का कुछ कंपोनेंट मैंने सरेंडर कर दिया इन द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। यूं ही नहीं, किसमें? इनकम टैक्स कहता है कि यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन, यू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन। और आपको उतनी खर्चे को माइनस करने के बाद, उतना सरेंडर को माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी आप उसको अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, मानिए यू आर गेटिंग सैलरी ऑफ 2,40,000 रुपीज। आउट ऑफ 2,40,000 यू हैव सरेंडर 10,000 रुपीज इन द अप्रूव्ड स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम थी, मान लीजिए कारगिल के लिए फंड बनाया गया, उसके लिए 10,000 रुपए आपने कंट्रीब्यूट कर दिया, सरेंडर कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है चूंकि ये जो सरेंडर किया गया है वो उस स्कीम में किया गया है विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और यदि गवर्नमेंट की अप्रूव्ड स्कीम में कोई सैलरी सरेंडर की जाती है तो उसे डिडक्शन दी जाएगी, और 2,40,000 में से 10,000 की डिडक्शन माइनस करने के बाद 2,30,000 रुपए जो इनकम आई है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस पर टैक्स देना पड़ेगा? 2,30,000 पर टैक्स देना। इज इट क्लियर? इज इट नॉट? एंड दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट? सरेंडर ऑफ। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट आता है टैक्स फ्री सैलरी। बताइए कौन सा पॉइंट आया भैया? देखिए टैक्स फ्री सैलरी। मुझे ये बताइए, क्या कोई इंसान, कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कह सकता है कि जाइए टैक्स फ्री सैलरी दे सके? नो। टैक्स का एक्सेम्पशन देने का अधिकार, टैक्स को फ्री करने का राइट केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा तो कोई टैक्स फ्री कर नहीं सकता। इसका सीधा मतलब हुआ एम्प्लॉयर इज पेइंग टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। कौन टैक्स पे कर रहा है? एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है। किसके बिहाफ पर? एम्प्लॉय का। तो ज्यादा कुछ नहीं करा जाएगा। मुझसे पूछा गया कितनी सैलरी दी जा रही है, बोले यार 10 लाख रुपए। बोले तुम्हारे 10 लाख के ऊपर इतना टैक्स आ रहा है। मैंने कितना टैक्स आ रहा है? बोले 1 लाख का टैक्स भी आ गया है। तो बोले 1 लाख का टैक्स तो एम्प्लॉयर देगा। बोले ठीक, एम्प्लॉयर ने दे दिया। इसका मतलब हुआ योर सैलरी इज हाउ मच? 11 lakhs। योर सैलरी इज हाउ मच? 11 lakhs। बिकॉज एम्प्लॉयर आपको 10 लाख भी दे रहा है, आपके बिहाफ पर 1 लाख रुपए का टैक्स भी दे रहा है। तो सीधे शब्दों में कह देना कि वो आपको 11 लाख रुपए दे रहा है। यानी जो भी टैक्स का पेमेंट है, जो भी टैक्स का पेमेंट किया गया है, हम उसको किस में जोड़ देंगे? आपकी ही इनकम में जोड़ देंगे और आपकी ही इनकम का पार्ट माना जाएगा। चाहे वो किसी भी तरीके का पेमेंट है। यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कोई भी, कैसा भी, किसी भी तरीके का पेमेंट करेगा तो वो सारे के सारे पेमेंट किसका पार्ट माना जाएगा? सैलरी इनकम का पार्ट माना जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए, बिल्कुल समझ में आया? मैं हल्का देखा रिवीजन आपको, एडवांस समझ में आया, एरियर समझ में आया, सरेंडर ऑफ सैलरी समझ में आया, फॉरवर्ड ऑफ सैलरी समझ में आया, और टैक्स फ्री सैलरी समझ में आया। टैक्स फ्री सैलरी का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय, दैट इज टैक्स फ्री सैलरी। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साफ कहता है सैलरी इनकम शुड बी रियल, नॉट फिक्टिशियस। सैलरी इनकम क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। पता लगा कोई आदमी है ही नहीं है, उस नाम का आदमी कहीं जॉब ही नहीं करता था, आपने पेन नंबर बनवा लिया, सब बनवा लिया, रिटर्न जमा करा दिया, सैलरी भी देख पड़े हुए हैं, काम तो करता नहीं। मान लीजिए हमारे पांडे जी ने बढ़िया फर्स्ट क्लास किसी को अपॉइंट किया अपने यहां काम करने के लिए, बाद में पांडे जी की शादी हो गई। अब बताइए पांडे जी की जब शादी हो गई, अब बीवी काम करती होगी वहां, पांडे जी और ज्यादा काम करते होंगे, बीवी ने तो आराम करना शुरू कर दिया।
अब रिजल्टिंग क्या हुआ, बीवी के नाम पर सैलरी जा रही है, इट इज अ सिंपल सम, यू आर नॉट एग्जैक्टली पेइंग सैलरी, आप उसके नाम पर कोई पेमेंट नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है और आप फर्जी सैलरी इनकम दिखाई पड़े। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है यू कांट प्रूव दैट इज नॉट सैलरी, उसे आप सैलरी इनकम की तरह ट्रीट नहीं, इट शुड बी रियल, रियल होना चाहिए, काम कम ज्यादा जो भी हो, बट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इट इज नेवर बी द सिंपल। इज इट क्लियर और नॉट? बेसिक समझ में आया, एडवांस समझ में आया। बोनस, यार बोनस हम लोग सब अच्छे जानते हैं, जब हम कभी अच्छा काम करते हैं ना, एम्प्लॉयर खुश होकर एम्प्लॉय को क्या देता है, बोनस। देखिए बोनस तो तभी मिल सकता है जब आप एम्प्लॉय क्या करे, अच्छा काम करे, और अच्छा काम करने पर जो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है दैट इज नोन एज फीस। फीस तो सीधा फंडामेंटल है, कोई एडिशनल काम करे, कोई एडिशनल काम करे, तो एडिशनल काम करने पे जो मिलेगा उसे क्या कहेंगे, फीस कहेंगे। एक बोनस हो गया, फीस हो गया। कमीशन, बेटा देखिए कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी के साथ कमीशन और जोड़ देता है। जैसे सेल्स में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, इतना रुपए तो हम आपको देंगे सैलरी, और जितना आप सेल कराओगे उस सेल का 1% आपको कमीशन देंगे। परसेंटेज लगा दिया, खरीदारी में लगा हुआ है तो क्या कह दिया, खरीद का 1% आपको कमीशन मिलेगा। कलेक्शन में लगा दिया तो कलेक्शन वाले से क्या कहा जाता है, कलेक्शन का 1% हम आपको कमीशन मिलेंगे। और कुछ लोग बेचारे ऐसे भी होते जो खूब कलेक्शन करते रहते हैं, उन्हें फिर भी कोई कमीशन नहीं मिलता, दैट इज नोन एज नो कमीशन। डांट खाए बेचारे बोनस में, खाना खिलाएं बोनस में, समझ रहे हो ना, और कलेक्शन भी करे हो तो कमीशन नहीं। देखिए कमीशन को यदि हम क्लासिफाइड करें तो कमीशन यहां पर मैं क्लियर कर दूं, दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड परसेंटेज। हमने कह दिया हम आपको हर महीने 1000 रुपए कमीशन देंगे, ये हो गया फिक्स्ड अमाउंट। हमने आपसे कह दिया हम आप जितना सेल करेंगे उसका 1% कमीशन देंगे, तो ये हो गया फिक्स्ड परसेंटेज। या चाहे फिक्स्ड अमाउंट हो और चाहे फिक्स्ड परसेंटेज हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, कमीशन देगा, एंड कमीशन इज ऑल्सो चार्जेबल टू। क्लियर और नॉट? चौथा पॉइंट आता है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ, जानते एनीथिंग पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय ड्यू टू द चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ भी चेंज हुआ और उस चेंज के कारण एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया, पेमेंट किया, दैट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। यानी सैलरी की जगह पर किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन, प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो टैक्सेबल, और उसे आपकी सैलरी इनकम का पार्ट माना जाएगा। अगला पॉइंट आता है यहां पर, कौन सा आया, पहले 4 पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, 100% क्लियर है। मैं अगले 5वें पॉइंट पर आ जाऊं। नाउ दिस इज कॉल्ड अलाउंस। अलाउंसेस क्या होता है, मैंने कहा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एडिशनल पेमेंट करे किसी भी सुविधा के लिए, खाने के लिए खाना अलाउंस, रहने के लिए घर अलाउंस, शादी के लिए मैरिज अलाउंस, ट्रेवलिंग के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस, पढ़ने के लिए एजुकेशन अलाउंस, रहने के लिए हॉस्टल अलाउंस, बीमारी के लिए मेडिकल अलाउंस, कपड़े के लिए यूनिफॉर्म अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, दुनिया भर का अलाउंस। यार नाम कुछ भी रख लो, हम कहेंगे तो यही ना, दिस इज पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। ये लीजिए पैसे, हमने 5000 रुपए आपको दे दिए, अब नाम लिख दिया, ये भैया 3000 रुपए का घर रखना, 300 रुपए का मोबाइल डलाना, 200 रुपए जाने आने के लिए, दुनिया भर का नाम रख दिया।
अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अदर देन सैलरी, हम जो भी आपको पेड कर रहे हैं, यदि इन टर्म ऑफ कैश हम आपको दे रहे हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज अलाउंस। का मतलब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनीथिंग पेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। लो भैया 300 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन अलाउंस, 1000 रुपए बच्चों के हॉस्टल के लिए हॉस्टल अलाउंस, ये लो भैया 200 रुपए बीमारी के लिए मेडिकल अलाउंस, 5000 रुपए मकान किराए में रहने के लिए जाओ घर का अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये भैया महंगाई बढ़ गई महंगाई के लिए डियरनेस अलाउंस, यार किसी भी नाम से दें यार, अलाउंस भी तो है ना। पॉइंट ये आता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अलाउंसेस तो देगा, तो क्या सारे के सारे अलाउंसेस इट इज टैक्सेबल? क्या उन्हें उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा? मैंने कहा यार अब हमारे और आपके बीच में समय आ गया जब एक एक पॉइंट को समझना सीखे, तो अब हम पॉइंट नंबर 5 पर आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं पूरा फॉर्मेट बिगाड़ दूं, यही आपको आराम से एक करके समझाऊं। अब मैं अलाउंस की बात करूंगा, ये हम और आप दोनों जान चुके हैं। मुझे जो अलाउंस मिला उसमें से वो अलाउंस क्या नहीं आ जाएगा, उसमें से जितना टैक्सेबल पोर्शन होगा वही टैक्सेबल पोर्शन को यहां लिया जाएगा, बाकी चीजों को यहां शामिल नहीं है। इधर क्लियर और नॉट क्लियर? अब जरा देखिए, हम आपके सामने अलाउंसेस को यदि बाइफरकेट करें तो मैं कह सकता हूं कि अलाउंस दो तरीके के होते हैं। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिन पर टैक्स ही नहीं लगता, उन्हें हम लोग कहते हैं टैक्स फ्री अलाउंस, नॉट चार्जेबल टू टैक्स, एग्जेम्प्टेड। चलिए जो एक्सेप्टेड होते हैं तो उनके बारे में बात क्या करें, उन पर तो एक ही लाइन में डिस्कस कर लेंगे। अबे टैक्स ही लग रहा है, और सैलरी में हम कौन से अलाउंसेस को लेंगे जिन पर टैक्स लगना है? इनके मैंने हेडिंग क्या लिखाई है? और टैक्सेबल अलाउंस। यहां तो वो शामिल किए जाएंगे जिन पर क्या लगना है? टैक्स। जिन पर टैक्स नहीं लग रहा उन्हें यहां शामिल नहीं किया जाएगा। तो यार एक बात बताइए, एग्जेम्प्टेड लाइन को हमने एग्जेम्प्टेड अलाउंस को किनारे कर दिया, इन्हें किनारे कर दो। अब क्या करने वाले हो? मैंने मैं तो उन्हें अलाउंस की बात कर रहा हूं जो हम यहां पर अलाउंस के बारे में बताएं तो मैंने कहा भैया अलाउंस को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। कौन से हिस्से? पहला हिस्सा है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। ऐसे अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल है, जितना मिलेगा पूरा का पूरा टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना मिला फुल पर टैक्स देना है, एंड दिस इज नोन एज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। अब पॉइंट आता है कि कुछ अलाउंस ऐसे होते होंगे जो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होते हैं, जो पार्टली टैक्सेबल होते हैं। मैंने उसका दूसरा नाम लिखा टैक्सेबल अलाउंस ऑन द सेविंग बेसिस। सर ये क्या चीज है? टैक्सेबल अलाउंस ऑन द सेविंग बेसिस क्या चीज है? मैंने कहा वो अलाउंस जो मिला उसमें से जितना बचा उसमें से जितना खर्च कर दिया, तो जितना खर्च को माइनस कर दे, जितना जो बचा उस पर टैक्स। दैट इज टैक्स। बोलिए क्लियर और नॉट क्लियर? मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि आपको यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैंने 5000 रुपए अलाउंस दिए कि 5000 रुपए की यूनिफॉर्म बना लो। आप भी पक्के जड़िया इंसान गए यूनिफॉर्म लेने के लिए 3000 रुपए की यूनिफॉर्म खरीदी, 500 रुपए बनवाई लगाई, 3500 रुपए बनवा ली, 1500 रुपए बचा लिए। इनकम टैक्स कहता है कि यू सेव द 1500 रुपीज आउट ऑफ द यूनिफॉर्म अलाउंस एंड यू हैव टू पे द टैक्स। यानी देयर आर द सर्टेन अलाउंसेस, उनके लिए हम सीधी बात करेंगे, जितना मिला उसमें से जितना खर्च हो गया उसे माइनस कर दो, द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी। और जब मैं तीसरे अलाउंसेस में आया तो मैंने कहा टैक्सेबल अलाउंस
टैक्सेबल ले लीजिए। एग्जेम्पशन गिवन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कैसे? अलाउंस रिसीव में से माइनस क्या कर दो? एग्जेम्पशन। देखिए ये एग्जेम्पशन है। यहां पर क्या हो रहा था? अलाउंस रिसीव में से क्या माइनस कर दो? एक्सपेंडिचर। ये क्या बच रही थी? सेविंग। और ये क्या माइनस करोगे? एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन किसने डिसाइड किया है? इनकम टैक्स एक्ट ने। एग्जेम्पशन किसने डिसाइड किया है? इनकम टैक्स एक्ट ने। और जितना इनकम टैक्स एक्ट ने एग्जेम्पशन डिसाइड किया है वो एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। ये जितना सेविंग होगा ये भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। लेकिन बेचारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के साथ कहानी क्या हो रही है? ये तो बेचारे फुल्ली टैक्सेबल है। जितने भी अलाउंस मिलेंगे पूरे के पूरे चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा एक बात बुरा ना मानना, मन में एक बार 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 क्वेश्चन आने लगा होगा, सर एक बात बताइए वो कौन से अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल? यही लाइन लिखा दीजिए सर, आराम से नोट कर लेते हैं, पता लग जाएगा और आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा यार एक एक करके अलाउंसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिकल अलाउंस। बोलिए मेडिकल अलाउंस क्या होता है? आपको मालूम है? बीमारी के लिए हम आपको इतने पैसे का मेडिकल अलाउंस देंगे। अब बीमार आप पड़ जाएं तो भी अच्छी बात है, ना पड़ जाएं तब भी अच्छी बात है। हम आपको जो अमाउंट बताया है उससे 1 रुपए ज्यादा, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। बोलिए यस नहीं? टिफिन अलाउंस, टिफिन की बात मत करो यार। टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? खाने पीने के लिए मिला। आइए हम लोग किताब पर आ जाएं तो वहीं के वहीं हल्का डिस्कस कर लें। आइए जरा पेज नंबर आइए और फिर जरा यहां देखते हैं, हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। पेज नंबर एक एक पॉइंटों पर डिस्कस करें। यदि आपको दिखाई दे रहा है फॉलोइंग अलाउंसेस आर ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल और नॉट, ये लिस्ट मुझे याद चाहिए होगी। पहला कौन सा नाम लिखा हुआ है? टिफिन अलाउंस, खाने पीने के लिए। डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। बेटा डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे, बेसिकली डियरनेस अलाउंस को यदि हम बांटे, क्लासिफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि डियरनेस अलाउंस 2 तरीके का होता है, एज पर टर्म्स और नॉट एज पर टर्म्स। इसे बाद में चर्चा करेंगे, आगे देख करेंगे। ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस। ये जानते हैं वार्डन अलाउंस क्या होता है? अरे जो कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं ना, उन्हें वार्डन बना दिया जाता है, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, एक्स्ट्रा ड्यूटी, एक्स्ट्रा पैसा। इंटरिम अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। जानते हैं जितने डॉक्टर्स होते हैं उन्हें सरकारी डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है? प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और वो यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसलिए उन्हें पैसा दिया जाता है, और इसे कहा जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ये वो अलाउंसेस थे जो क्या टैक्सेबल होंगे? बस इसके नीचे और बात देख लेते। नीचे देखिए आप दिखाई दे रहा होगा अलाउंसेस, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अलाउंसेस आर टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस। एक बार देखें तो क्या कहता है नीचे? अलाउंस रिसीव्ड में से अमाउंट एक्चुअली यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा? नीचे लिखा हुआ है द फॉलोइंग अलाउंसेस आर टैक्सेबल ऑन सेविंग बेसिस। पहला क्या कहता है? ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस। पहला क्या था?
ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। यार रिसर्च के लिए भी क्या होता है? रिसर्च के लिए पैसा दे दिया गया, यूनिफॉर्म के लिए पैसा दे दिया गया, ट्रेवलिंग के लिए दे दिया गया, ट्रांसफर के लिए दे दिया गया। तो जो ये अलाउंसेस होते हैं, ये सारे के सारे अलाउंसेस किस बेसिस पे टैक्सेबल होते हैं? अलाउंस की कौन सी बात कर रहे हैं? फुल्ली टैक्सेबल। बिल्कुल नाम क्लियर है? और दूसरी बात मैंने क्या सीखी? अलाउंसेस व्हिच आर टैक्सेबल ऑन सेल। जैसे क्या होता है, प्रोजेक्ट करने के लिए आपसे कहा गया एक प्रोजेक्ट, आपको रिसर्च करने के लिए आपको पैसे दे दिए गए 10,000 रुपए। अब आपने रिसर्च के ऊपर 8,000 रुपए खर्च किए, 2,000 रुपए टैक्स देना होगा। ट्रांसफर, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जाते हैं, उसके लिए आपको दुनिया भर की चीजें सामान लेके जाना पड़ता है। आपको 20,000 रुपए दिए गए और आपने भी कसर नहीं छोड़ी, 20,000 रुपए सारा सामान सर पर रख के ही ले गए। 15,000 रुपए में काम चला लिया, 5,000 रुपए बचा लिए। बताइए 5,000 रुपए हमारे सेविंग हो गए। कहने का मतलब है ये वो अलाउंसेस है जो आपको मिले और उसमें से जितनी आपकी बचत हो जाएगी उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उतने में टैक्स देना पड़ेगा जितनी आप बचत कर लेंगे। जितना आप एक्सपेंस कर देंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। और यहां मैं अलाउंसेस की बात कर रहा था, उन अलाउंसेस की जो फुल्ली टैक्सेबल थे, जिनमें किसी तरीके की कोई छूट नहीं। दोनों बात क्लियर हो गई? अब मैं सबसे खूबसूरत बात करना चाहता हूं, उन अलाउंसेस की बात करना चाहता हूं जिन पर एग्जेम्पशन का अमाउंट किसने डिसाइड किया? इनकम टैक्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगी कि ये वो अलाउंसेस है, उसमें इतना एग्जेम्पशन है। ये जितना एग्जेम्पशन है वो किसने डिसाइड किया? इनकम टैक्स। रिमेनिंग टैक्स बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया। सर जरा आप बता ही रहे हैं तो जरा बता ही दीजिए फिर प्यार से, कौन कौन से ऐसे अलाउंस के बारे में आप बताना चाहते हैं? मैंने कहा यार मैं तो पहले नंबर पर आपके सामने ऐसा अलाउंस का नाम लेता हूं जिसका नाम है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस। सर क्या बता रहे हो एजुकेशन अलाउंस पे? मेरे आइए जरा प्यार से पढ़ते, ये सब बिगाड़ दें, अब अपने मतलब की चीज पे आ जाए। या एजुकेशन अलाउंस को बोले, यदि मान लीजिए एजुकेशन अलाउंस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की पढ़ाई के लिए दिया तो टैक्स ही नहीं देंगे। काहे का टैक्स? हम पढ़ के आएंगे तो काम किसके लिए करेंगे? एम्प्लॉयर के लिए करेंगे, तो हम टैक्स क्यों दें? जब कंप्यूटराइजेशन हुआ तो सरकार ने अपने एम्प्लॉयर्स ने एम्प्लॉइयों से कहा कि आपको कंप्यूटर सीखिए, आपकी फीस हम देंगे। तो कुछ एम्प्लॉय चले गए बेचारे सीखने के लिए। बाद में उतनी फीस का अमाउंट उनकी सैलरी में जोड़ दिया गया और फिर सैलरी में उस पर क्या लगा दिया गया? टैक्स लगा दिया गया। अब एम्प्लॉय किसे आ गया? 90,000 रुपए की फीस थी यूपीएस को भी, आपने पहले उसे सैलरी में जोड़ दिया, टैक्स लगा दिया। एम्प्लॉय क्या तुम्हें लगता है सीखने जाएंगे? बंद कर दिया, अब कोई कंप्यूटर नहीं सीखेगा। यदि तुम चाहते हो कि कंप्यूटर लोग सीखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले क्या अमेंडमेंट करना पड़ा? कहा भैया एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की पढ़ाई के लिए, एम्प्लॉय की पढ़ाई के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, उसको और यूजेबल बनाने के लिए, कंप्यूटर तरीका सिखाने के लिए, मशीनिंग सिखाने के लिए जो भी खर्चा करेगा उस पर एम्प्लॉय टैक्स नहीं देगा। बिकॉज क्योंकि वो सारी चीजों को सीखने के बाद उनका इस्तेमाल क्या करेगा? ऑफिस में करेगा, जॉब पे करेगा, इसलिए इट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। अब पॉइंट यह आता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एजुकेशन अलाउंस, क्या चीज? एजुकेशन अलाउंस टू चिल्ड्रन, बच्चों को दिया। किसके बच्चे? एम्प्लॉई के बच्चे। इट इज एक्सेप्टेड, इट इज
एग्जेम्प्ट। देखिए मिला तो जो है ही है, और हमें यहाँ जानना क्या है, हमें एग्जेम्प्टेड बता दो भैया। हम तो एग्जेम्प्टेड जानना चाहते हैं, क्योंकि मिला मालूम है, एग्जेम्प्टेड आप बताओगे क्योंकि इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग बाकी टैक्सेबल हो जाएगा, उसे हम अपनी जगह भर देंगे, वो जगह हमको मालूम है। मैंने कहा इट इज एग्जेम्प्टेड अप टू 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। अब जरा 2 मिनट ध्यान से देखना, मैक्सिमम ऑफ 2। यार मिले कितना भी, तो बच्चों से ज्यादा पे छूट नहीं मिलेगी और 100 रुपए पर चाइल्ड से ज्यादा पे छूट नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक्स, उसके 2 बच्चे और 2 बच्चों पर उसे 500 रुपए के रेट से मिलता है एजुकेशन अलाउंस। यदि हम यहां देखें तो 2 बच्चे 500 रुपए पर मंथ, 12 महीने का, तो बताइए उसे कितना रुपए मिला? 12,000 मिला। इनकम टैक्स क्या कहता है? 2 बच्चों पर 100 रुपए के रेट से 1200 रुपए तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा भैया आपको, 2400 रुपए। बताइए योर टैक्सेबल अलाउंसेस। किसी को बुरा लगा? अब मैं कहता हूं, मान लीजिए उसका एक बच्चा 5 महीने 500 रुपए के रेट से मिला कितना? 6,000। तो बोले सर अब देखिए एक बच्चे पे 500 रुपए के रेट से मिला है, तो एक्सेप्शन क्या 2 बच्चों पे ले सकते हैं? जब एक ही है तो एक ही पे मिलेगा। तो कितने का एक्सेप्शन मिलेगा? 1200 का। माइनस कर दीजिए, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 4800 टैक्सेबल होगा। अब मैं छोटी सी बात याद कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एम्प्लॉय के 3 बच्चे हैं, जरा ध्यान देखिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। 3 बच्चे, तो 3 बच्चों पर कितना छूट मिलेगा बताइए? 3 बच्चे 15, 18,000 मुझे हाउस रेंट अलाउंस मिला, एजुकेशन अलाउंस मिला। सरकार कहती है उसे छूट कितने पे मिलेगा? 2 बच्चे के हिसाब पे मिलेगा। तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, इंटू 2 इंटू 100 इंटू 12। ये तो समझ में आ गया क्या बात करें। मैंने कहा मान लीजिए ट्विंस हुए थे, प्लीज 3 बच्चे, जिनका पहला कारण है कि पहले तो सिंगल था और बाद में 2 हो गए, तो टोटल कितने हुए? 3। अब क्वेश्चन ये राइट होता है कि उसे कितने बच्चों पे एजुकेशन अलाउंस की डिडक्शन मिलेगी? तो मैंने कहा 3 होगा, प्लीज 3 होगा, 3 में छूट मिलेगी। इसका रीजन समझिए, जो सेकंड बार में 2 बच्चे हुए उसे लॉ एक ही तरह ट्रीट करना है और आपको 3 बच्चों पे छूट मिल जाएगी यदि ये ट्विंस बाद में। मैं अपनी बात को बदलता हूं, जैसे ये है और मैंने कहा ट्विंस कब हुए हैं? पहले सिंगल बाद में 2 जुड़वा, तो आपको 3 बच्चों पे 100 रुपए के रेट से 12 महीने का 3 बच्चों पर डिडक्शन मिल रही है 3600। क्लियर और नॉट क्लियर? भैया बात आ गई बिल्कुल, टैक्सेबल कर दो 14,400। अब मैं यदि ये कहूं कि फर्स्ट राउंड में ही उसके ट्विंस हुए थे एम्प्लॉय के और बाद में एक, लॉ कहता है क्योंकि पहले ही बार में उसके 2 बच्चे थे, तो अब वो जो दूसरी बार में एक हुआ है उस पर कोई छूट नहीं मिलेगी, फिर उसको केवल 2 ही बच्चों के लिए डिडक्शन मिलेगी, 2 ही बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगा, वो तीसरे बच्चे के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल क्लियर पॉइंट। ट्विंस यदि बाद में होते हैं तो उसे एक यूनिट की तरह ट्रीट किया गया, और यदि ट्विंस पहले ही हो गए हैं तो उन्हें पहले ही राउंड में 2 बच्चे मान लिए जाएंगे और बाद में किसी बच्चे के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन राइट होता है एजुकेशन अलाउंस किसके लिए है? ये बच्चों के लिए। कुछ जरूरी नहीं है कि अपने ही हो,
इसका मतलब ये भी नहीं है कि पड़ोसियों को भी मिल जाएगी। यदि आप एडॉप्टेड चाइल्ड हैं तो भी आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी और आपको उसकी बाकायदा डेफिनेशन में आपको उसकी छूट मिलेगी। इज इट क्लियर? ये था मेरा कौन सा राउंड? चिल्ड्रंस एजुकेशन। मैं यहां पर दूसरा बताऊं, बिगाड़ता चल रहा हूं। हाँ, हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस टू चिल्ड्रन। बेटा मैडम सोइए मत, जरा घर पर सोकर आया करिए भाई, है यहाँ झोंक रही है इतनी देर, धक्का दे दीजिएगा इनको जरा। अरे कितनी जोर नींद लग रही है। नहीं सर, पानी आ गया इनको। आइए, हाँ बेटा हम समझ रहे हैं, बेटा नींद बता रही है। आइए, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस टू चिल्ड्रन। मान लीजिए आपके बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस दिया है। हॉस्टल अलाउंस यदि किसी भी चिल्ड्रन को मिलेगा तो कितना एग्जेम्प्टेड होगा? 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ। मान लीजिए हॉस्टल अलाउंस हम देखें कि 2 बच्चों के लिए 1200 रुपए के रेट से 12 महीने का दिया गया, 1000 रुपए के रेट से। कितना हुआ? 2000, 14,000 मिला। एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 2 बच्चों पर 300 रुपए के रेट से 12, 7200। कितना टैक्सेबल हो जाएगा? माइनस कर दीजिए, 16,800। मेरे ख्याल से ये दोनों अलाउंसेस आपको बिल्कुल क्लियर है। यानी लॉ बिल्कुल साफ कह रहा है, जितना मिला उसमें से जितना एक्सेप्शन है उसे हमने माइनस कर दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा दैट इज चार्जेबल टू। जानते हैं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। और कुछ लोग तो जानते हो मैं घर कहां है, मैं घर तो मेरा आलमबाग है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं, बट उनका तरीका बड़ा अच्छा होता है। यहाँ से कपूरथला, कपूरथला से इंदिरा नगर, इंदिरा नगर से मुंशी पुलिया से गोमती नगर, गोमती नगर से चिनाट, फिर चिनाट से घूमते हुए आलमबाग। सर मेरा रूट ही कुछ इस तरीके का है। सरकार कहती है शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। हर जगह का कैसा रूट होना चाहिए? शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए। और शॉर्टेस्ट रूट ये बताता है कि जितना भी, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के जाने के लिए कुछ अलाउंस दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज बेसिकली नोन एज ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया गया। सरकार ने कहा है इसका एग्जेम्पशन कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इट इज एक्सेम्प्टेड अप टू 800 पर मंथ। तुम्हें मिले क्या जो भी, लेकिन एग्जेम्पशन कितना होगा? अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को 1,000 रुपए के रेट से 12,000 रुपए मिला, एग्जेम्पशन कितना होगा? 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 8 9600 माइनस कर देंगे आप, कितना बचा? इट इज चार्जेबल टैक्स। तो कितना आराम से हमको सिर्फ दिमाग में कितना रखना है? इट इज एक्सेप्टेड अप टू 800 नथिंग। इज इट क्लियर? अब मान लीजिए एक आदमी फिजिकली हैंडीकैप्ड है। अब ऐसा इंसान जो कि ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा होगा ना। सरकार भी कहती है इट इज एक्सेप्टेड अप टू 1600। यानी पैसे कितना था? 800 रुपए पर मंथ, लेकिन 1600 इन केस ऑफ ब्लाइंड, हैंडीकैप। 1600 रुपए पर मंथ की एग्जेम्पशन मिलेगी, एंड द रिमेनिंग अमाउंट कैन बी चार्जेबल टू। इज इट क्लियर और नॉट? दिस इज नोन एज व्हाट? ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? बताइए। चौथा होता है अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज। आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं
रोडवेज में, ट्रेन में, ट्रांसपोर्ट कंपनी, उन ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले लोगों को अलाउंस दिया जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं। यदि उन्हें डेली अलाउंस नहीं मिल रहे हैं, इज नॉट गेटिंग डेली अलाउंस, इट डज नॉट रिसीव डेली अलाउंस। और उन्हें यदि कौन सा अलाउंस मिल रहा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। कौन सा अलाउंस? किनको, किन लोगों को? जरा ये अलाउंस पर जरा देख लो किसकी बात कर रहा हूं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस एम्प्लॉइज को जो भी अलाउंस मिल रहा है, और यदि उन्हें डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट, सरकार बिल्कुल साफ कहती है 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंस। साफ दे दो यार, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज के लिए है। क्या कहा मैंने? पर मंथ और 70% ऑफ रिसीव विच एवर इज लोअर shall be exempted, shall be taxable नहीं, shall be exempted, and the remaining amount shall be chargeable to tax. ये किसको अलाउंस दिया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट, जो लोग ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं या ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में एंगेज है, बताइए कितना छूट मिला हमको? 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ द अलाउंस व्हिचएवर इज। डेली अलाउंस दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज को। ट्रांसपोर्ट कंपनी में काफी लोग आप जानते हैं लेट बहुत होते हैं, उनका बसों का, उनका आप यदि टोटल अमाउंट देखें, उनका सैलरी कंपोनेंट बहुत कम होता है। आप इंडिया में ट्रेनें लेट होती हैं, आपको लग रहा होगा लेट होती है, लेट होती नहीं, की जाती है। और इसके कारण सबके खूब अलाउंसेस मिलते हैं, खूब बजट बनता है, खूब अमाउंट, खूब सैलरी। उसमें जब ये सैलरी के वो देखेंगे, स्लिप देखेंगे, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट इसी कारण मिलता है। तो सरकार ने जानती है सरकार, लेकिन उनका खर्च भी होता है। लगा यहां से निकल गए और पड़े हुए हैं कहीं जंगल में, ट्रेन खड़ी हुई है बेटा, तो जो अलाउंसेस उन्हें दिए जा रहे हैं उस पर देखा जाता है कि कितना अमाउंट उनको एग्जेम्पशन दिया जाएगा और कितना अमाउंट, ये चीज। आइए हम यहां बात करेंगे आइलैंड ड्यूटी अलाउंस। तुम जानते हो कौन से अलाउंस की बात कर रहा हूं मैं? बेटा आइलैंड, देखिए जब आप पहली बार किसी आइलैंड पे जाएंगे, कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, पहला दिन तो आपको उसकी अच्छाइयां देखने में लेके जाएंगे, हर चीज बड़ी खूबसूरत है। दूसरे दिन और खूबसूरत लगेगा, चीजें लगे वो काट रही है। चौथे दिन आपको मन करेगा भगवान हमें यहां से ले चलो, मुझे यहां नहीं रहना है। आप क्या मेरी बात से सहमत हैं? तो घूमने की जगह है, घूमो पर रह नहीं सकते, रहेंगे तो पगला जाएंगे। अब अपन लोगों को भीड़ चाहिए, बवाल चाहिए, टेंशन चाहिए। दिन में यदि कोई टेंशन ना हो, जैसे आप देखिए मोबाइल है, मोबाइल ना बजे थोड़ी देर तक तो आपको क्या लगता है? दुनिया मुझे भूल गई, क्या हुआ? तो मुझे टेंशन नहीं दे रहा है। और मजा कब आता है? दिन भर टेंशन बचता रहे, टेंशन आती रहे, बस मस्त आती, सुबह शाम हो जाती, बताइए। ये आइलैंड ड्यूटी अलाउंस बहुत मुश्किल है काम करना है ना। उन बेचारों से पूछो जिन्हें पोस्टिंग करके भेज दिया जाता है। अब पुलिस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया, जाओ बेटा, बैंक वालों को भेज दिया गया, जाओ वहां पर ड्यूटी करो, सचिवालय तो वहां भी बना हुआ है, इनकम टैक्स ऑफिस तो वहां भी है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट है। बोलो गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? लिमिट है। आइलैंड भी कई कई तरीके के होते हैं, राइट? तो पैटागोनिया के अलग होते हैं, इंडिया के अलग होते हैं, दुनिया भर के जाओ तो मैन वर्सेस वाइल्ड में देखिएगा, बहुत सारे आपको आइलैंड मिलेंगे देखने के लिए। पॉइंट ये है, सरकार कहती है इट इज एक्सेम्प्टेड अप टू 3,250 पर मंथ। यानी कहां तक एग्जेम्प्टेड है? सर आप तो बिल्कुल शॉर्टकट पढ़ा रहे हो, मैंने बेटा जो सिखा रहे हो तो सीख लो, ज्यादा बुद्धि लगाओ।
कितना एग्जेम्प्टेड है? जितना भी आपको अलाउंस मिलेगा आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, उसमें 32,3,250 पर मंथ एग्जेम्प्टेड। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो क्या होगा? तो बताइए आइलैंड ड्यूटी अलाउंस समझ में आया कि नहीं? बोलिए, बताओ। पक्की बात? सर अगला अलाउंस कौन सा बता रहे हैं? मैंने कहा हाउस रेंट अलाउंस, HRA। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? मैंने कहा एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मकान में रहने के लिए पैसे देता है और उसे हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ना क्वेश्चन है राइट, क्या जितना भी पैसा मिलता है उस पर हमें टैक्स देना होगा? मैंने कहा पैसे तो तुम दोगे मकान में रहने के लिए, अब हम मकान में रहेंगे भी तो, और रहेंगे तो खर्चा भी तो होगा, तो खर्चे की छूट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोले बिल्कुल मिलेगी। बोले वो छूट माइनस कर दो तो जो बचेगा उस पर हम क्या देंगे? एंड दैट इज बेसिकली नोन एज हाउस रेंट। जब हमने इसे एक्सप्लेन किया, मैंने कहा कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा एज ए एचआरए, हाउ मच अमाउंट ऑफ एचआरए हाउस रेंट अलाउंस शैल बी टैक्स। मैंने जरा छोटा सा तरीका बताया, जरा देखिएगा। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो मिला, मैंने माइनस कर दो। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, और प्लीज रेंट पे माइनस 10% ऑफ सैलरी, प्लीज नॉट टॉक, प्लीज। तीसरा 40% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर इज एग्जेम्प्टेड। इन तीनों में से जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स। बिल्कुल प्यार से समझ में आ गई बात आपको? बोलो यस और नो? क्या कहते हैं? जितना आपको एचआरए मिला, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। हम रह रहे लोकल में और 5,000 रुपए के रेट से 60,000 रुपए एचआरए मिला। 5,000 इंटू 12, कहो हाँ। बताइए एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना था? 60,000। मैंने कहा ले तो 60 का 60 ही रहा। सर एक बात बताइए, रेंट पेड, मैंने कहा मैंने तो इंदिरा नगर में जगोली में मकान ले लिया, और जुगौली वाला मकान 3,000 रुपए महीने पे था, 3,500 रुपए महीने किराए में तो रह गया था आशियाना में। 3,500 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 42,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन आया यार, सैलरी क्या है? सैलरी किसे कहेंगे? सैलरी में 3 चीजों को शामिल किया जाता है, और उन 3 चीजों के टोटल को सैलरी कहा जाएगा, जिसमें से पहली चीज है बेसिक सैलरी, दूसरी है डीए एज पर टर्म्स, और तीसरा है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन टर्नओवर। कितनी चीजें लिखी मैंने? देखिए वो लिस्ट लंबी थी, हमने आपको लगाई थी 8 पॉइंटों की, मालूम है? बेसिक सैलरी लेंगे, अलाउंसेस में डीए लेंगे। मैं फिर अपनी बात को बोलूं, डीए 2 तरीके का होता है, एज पर टर्म नॉट अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन, एज पर सर्विस कंडीशन नॉट अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन। देखिए डीए तो टैक्सेबल होगा, चाहे सर्विस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो या ना हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या क्या आपको अकॉर्डिंग के बेसिस पे मिल रहा है तो भी बढ़िया, नॉट अकॉर्डिंग टू है तो भी बढ़िया, कोई बुराई नहीं। इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल।
इट इज टैक्सेबल। बट यहां पर ये तभी लिया जाएगा जब वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन। यदि अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन नहीं होगा तो यहां पर इज इट क्लियर और नॉट। इसी तरीके से कमीशन, चाहे फिक्स अमाउंट हो या फिक्स परसेंटेज हो या फिक्स परचेज हो, जो भी हो, कमीशन तो टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल। बट यहां पर जो सैलरी निकाली जाती है, उस सैलरी निकालते समय किसके लिए सैलरी निकाली जा रही है? एचआरए के लिए। वहां पर हम वही डीए लेंगे जो एज पर टर्म्स होगा और वही कमीशन लेंगे जो फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर होगा। और मान लीजिए इन सबका टोटल किया, ये 2 लाख रुपए निकल कर आया, तो इसका कितना परसेंट? 10%। मैंने कहा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरी चीज क्या थी? 40% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 40% कितना होगा? तुम्हें मालूम है? तो मालूम है, जो मैं बहुत खास चीज दिखा रहा हूं। विच एवर इज 22,000 रुपए मिला और माइनस कर दो, ये टैक्स होगा। सर एक बात बताइए, एक्चुअल अमाउंट में फिर एक्चुअल अमाउंट क्यों लिख देते हैं? यार ये एक्चुअल अमाउंट इसीलिए लिखा गया था कि किसी भी कंडीशन में एग्जेम्पशन का अमाउंट मिलने वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। बोले सर आप तो भी कई बार करते हो, कैसे हो सकता है? मैंने एक मान लो मैं तो 10,000 रुपए वाले महीने वाले किराए में रह गया होगा। कितने रुपए वाले? तो बताइए साल भर का 1/20 होता, 20,000। अब 1 लाख या 80,000। तो एग्जेम्पशन का मनी किसी भी कंडीशन में मिलने वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए जब भी हम कभी लिमिट बनाते हैं एग्जेम्पशन की, तो हमेशा एक आइटम क्या लिख देते हैं? एक्चुअल अमाउंट रिसीव। क्यों लिख देते हैं? इससे ये कंफर्म रहे कि किसी भी कंडीशन में एग्जेम्पशन का मनी 60,000 से ज्यादा तो इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? सर एक बात बताइए, आप यहां लिख रहे हैं सैलरी। सैलरी में 3 चीजों को शामिल किया गया। वेरी गुड, फैंटास्टिक। डीए लेंगे तब जब एज पर सर्विस कंडीशन होगा, टर्नओवर पे कमीशन होगा तो लेंगे। क्या परचेज पे कमीशन होगा तो लेंगे? कतई नहीं लेंगे। लिखा 1% कमीशन ऑन परचेज, बिल्कुल नहीं लेंगे। कब लेंगे? जब 1% कमीशन ऑन टर्नओवर। सर 1,000 रुपए महीना है, फिक्स्ड अमाउंट लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। केवल तब लेंगे जब क्या होगा? कहिए हाँ या ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यार ये वैसे तो ये 40% ऑफ सैलरी लिया जाएगा, लेकिन यदि मामला DCMD, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, बॉम्बे, बता देने नाम कौन कौन हो गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। अब जो हमने पढ़ा था तब तो ये मद्रासी था, और क्योंकि मद्रास ये बोलते हैं कि लखनऊ में मद्रासी ढाबा बड़ा अच्छा था। तो बताइए मद्रास की जगह हो गया चेन्नई, बॉम्बे की जगह दिल्ली की जगह हो गया दिल्ली, बॉम्बे की जगह मुंबई, वो बॉम्बे की जगह हो गया मुंबई, और कैलकाता की जगह हो गया कोलकाता। इन केस ऑफ DCMD, in case of metropolitan cities, 50% of the salary shall be taken। यानी यदि आप जहां रह रहे हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जहां आप रह रहे हैं, जहां जॉब कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। आप रह कहां रहे हैं ये इंपॉर्टेंट करता है मेरे लिए। और यदि रहने वाली जगह आपकी मेट्रो सिटीज है तो 50% लेंगे। सर मतलब मैंने कहा एक बात बताओ, आप नौकरी करते हैं दिल्ली में, रहते हैं गुड़गांव में, 40%, रह कहां रहे हैं? तो 40%। नोएडा में रहते हैं 40%, नौकरी नोएडा में कर रहे हैं, रह दिल्ली में रहे हैं। वेयर यू आर पेइंग रेंट इट इज इंपॉर्टेंट। रेंडरिंग सर्विसेज लिखा है। ये आगे चलेंगे।
चलेगी। अच्छा देखिए ये क्या हो गया, 50% ऑफ सैलरी लेंगे, कहां लेंगे, डीसीएमई में, मेट्रोज में, अदरवाइज क्या लेंगे 40% ऑफ सैलरी लेंगे। सबसे खास बात, ये जो एचआरए की कैलकुलेशन है ये एनुअल बेसिस पे की जाती है मंथली। मैं बार बार बोलूंगा मंथली बेसिस पर, हर महीने का अलग, हर महीने की अलग कैलकुलेशन, हर महीने की सेम कैलकुलेशन होगी बल्कि अलग। सर क्यों एनुअल बेसिस पर नहीं कर सकते? मैंने कहा रीजन सबसे बड़ा ये है कि यदि सैलरी चेंज हो जाए, रेंट चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए, तो ये कैलकुलेशन बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? भाई मान लीजिए सैलरी चेंज हो गई तो बदल जाएगी, रेंट पे होने वाला अमाउंट चेंज हो जाए तो बदल जाएगी, प्लेस चेंज हो जाए, दिल्ली का नोएडा, नोएडा का गाजियाबाद पहुंच गए तब चेंज हो जाएगा। क्योंकि चेंज हो जाएगा तो मैं हमेशा कहूंगा आपसे ये जो कैलकुलेशन है ये एनुअल बेसिस पर नहीं होती है बल्कि मंथली बेसिस पर। वैसे भी मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए आपको 9 महीने का ये हाउस रेंट अलाउंस मिला तो 9 महीने का तो निकालेंगे, साल भर का कौन निकाल देंगे? उसमें से मान लीजिए एचआरए चेंज हो गया, 14 और चेंज, एचआरए चेंज हो गया, पहले मिलता था आपको 8,000 रुपए महीने, बाद में हो गया 10,000 रुपए महीने, तो जितने महीने 8,000 मिला उसका अलग निकालोगे, जितने महीने 10,000 मिला उसका अलग निकालोगे। पहले तनख्वाह थी आपकी 1 लाख रुपए महीने और बाद में हो गई 1,20,000 रुपए महीने, तो जितने महीने 1 लाख रही उसमें 1 लाख के हिसाब से निकालेंगे, जितने महीने 1,20,000 हो गई उसके हिसाब से निकालेंगे। मान लीजिए पहले आप रहते थे लखनऊ में, फिर चले गए चेन्नई, अब आप लखनऊ में जितने महीने रहे वो लखनऊ में निकालेंगे, जब चेन्नई में रहे वो चेन्नई के हिसाब से निकालेंगे। यानी व्हेन एचआरए चेंज, व्हेन सैलरी चेंज, रेंट चेंज, प्लेस चेंज, ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए जब हमारे दिमाग में इसकी टैक्सेबिलिटी की बात आती है कि कितना टैक्सेबल होगा तो हम हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? दिस इज बेसिकली हाउस रेंट। मान लीजिए कोई एक इंसान है ऐसे मकान में रह रहा है जिसके लिए वो किराया नहीं देता, पता लगा उसके नाम से मकान है, उसकी बीवी के नाम से मकान है, या ऐसे एचयूएफ के नाम से मकान है जहां वो मेंबर है, हिंदू अनडिवाइडेड, तो वो किराया तो दे नहीं रहा है। ऐसी कंडीशन में रेंट पे 0 हो जाएगा ना, तो उसे कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जेम्पशन तो तभी मिलेगा ना जब वो क्या कर रहा हो, रेंट पे कर रहा हो, रेंट ही नहीं पे कर रहा। मान लीजिए कोई आदमी अपने ससुराल में रह रहा है, अब ससुराल में वो खाना नहीं खा रहा है, किराया कितना दे रहा होगा तो सोच ही सकते हो। ऐसी कंडीशन में इज नॉट पेइंग एनी रेंट, इफ इज नॉट पेइंग एनी रेंट देन एग्जेम्पशन शैल ऑटोमेटिकली बिकम 0, नॉट नेगेटिव। एग्जेम्पशन क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी एग्जेम्पशन का अमाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता। ये नहीं कह सकते कि सर जी ये तो 1,40 था, माइनस का 20,000 हो गया। नो, एग्जेम्पशन 0 तक तो जा सकती है लेकिन कभी नेगेटिव, और जब नेगेटिव हो जाए हम उसे घुमा के क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। दैट इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर? अब मैं जब तो क्या करता हूं, मैं आपको बताऊं, एक अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। 4 महीने तक लखनऊ में सेफ जॉब पे काम किया, अब 4 महीने बाद 2 महीने मेरा एचआरए बढ़ा दिया जाए, 2 महीने का अलग करेंगे, 6 हो गए। अब मुझे दिल्ली भेज दिया गया, सैलरी में चेंज करके, सैलरी भी चेंज हो रही और प्लेस भी चेंज हो रहा। अब मैं 4 महीने फिर दिल्ली में रहा, नई सैलरी और नए प्लेस के अकॉर्डिंग रहा। पता लगा उसके बाद मैंने अपना मकान बदल लिया, पहले सस्ते मकान में रह रहा था, अब मैं 2 महीने दूसरे मकान में रह रहा हूं। अब आप देखना, मैं 4 महीने का एचआरए अलग कर रहा हूं। जैसे ही मैंने एचआरए चेंज हुआ, 2 महीने तक चेंज रहा, मैंने 2 महीने का अलग किया, फिर मेरी पोस्टिंग चेंज हो गई और यहां पर मुझे दिल्ली ले दिया गया, मेरी सैलरी बढ़ गई और मुझे रेंट मिला, जो लेना पड़ा दे दिया। बाद में मेरी सैलरी सेम रही लेकिन मैंने नया मकान किराए पे ले लिया और मेरा रेंट बढ़ गया।
2 महीने मैंने नए रेंट से रेंट, यानी साल भर का कैलकुलेशन आप ऐसे करेंगे और फिर जो अमाउंट आएगा उसको टोटल करेंगे, दैट इज चार्जेबल इनटू। यस और नो? यस सर। दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। कितना हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल होगा वो बात क्लियर हो गई आपको। इज इट क्लियर? बोलो। मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, वो भी क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, पहले प्रोविजन डिस्कस कर ले, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है? अगला लिखिए, अगला अपनी कॉपी पर डिस्कस करते हैं। हाँ, टैक्सेबल, बिल्कुल बिंदास, फुल टैक्सेबल, नो एग्जेम्पशन, फटाफट टैक्सेबल। हम लोग यदि सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो लोग बड़ी विचित्र विचित्र जगहों पर नौकरी करते हैं ना, ट्राइबल एरिया में लगा दिए गए, वहां नेक्स्ट स्लाइड एरिया है, ट्राइब्स है ना, जिसको दुश्मनी निकालनी हो कठमंडी कला भेज दो, टंडारी कला, कठमंडी कला अच्छी लगे, टंडारी कला भेज दो, पता लगा वहां पर नक्सली है, पता लगा नहीं उठा लिए। अब क्या होता है कि ऐसी जगहों पर जहां पर ये ट्राइब रहते हैं, दिक्कत है वहां पर, पता लगा खाने नहीं मिल रहा है, पूछिए आपने कहा वहां प्रधानमंत्री कौन है, तो कहने लगा इंदिरा गांधी। यहाँ बताइए आपके ऊपर इमोशनली क्या फर्क पड़ेगा कि आप कैसे लोगों के बीच में रह रहे हो। भैया एक बात बिल्कुल साफ है, ऐसी कंडीशन में सरकार कुछ बेनिफिट देती है, जिसका नाम मैंने भी क्या लिया, ट्राइबल एरिया। सरकार छूट देती 200 रुपए पर मंथ। अब जो देगा देखिए, हम यार इतने सब जगह में तो जाएंगे नहीं, इसमें 200 रुपए पर मंथ छूट मिल गई। इसी तरह से बॉर्डर अलाउंस लगा दिया गया पाकिस्तानी बॉर्डर पर। एक आदमी का आदमी को लिया, लखनऊ बैठा हुआ है, दिन भर घूमता रहता है, कोई काम ही नहीं, झाड़ू लगा लिया, क्या करें, घर साफ कर लिया, लेकिन बीवी कहीं क्यों, सब एक ही होती है, चाहे आदमी को जो कहीं की हो, गालियां भी खा ली, अब कोई काम नहीं है। वहां लगा पाकिस्तान वाले सुबह शाम पार्क की नजर निर्मा सुबह, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो कितना कठिन काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, है कि नहीं? बॉर्डर एरिया में लगा बिल्कुल सॉलिड एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। सरकार जो भी एग्जेम्पशन देगी, जो भी अमाउंट देगी, एंड दैट अमाउंट इज चार्जेबल टू टैक्स। कैसे टैक्स? हाउ मच रिसीव, उसमें से जितना एग्जेम्पशन हुआ माइनस कर दो। अब एग्जेम्पशन का अमाउंट यार ये सरकारी डिसाइड कर रही है, उसी को करने दो। हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, डिस्टर्ब एरिया अलाउंस, मॉडिफाइड एरिया अलाउंस। अब कुछ जगह तो ऐसी है तो झगड़े के लिए बिल्कुल मशहूर है, मुजफ्फरनगर ने खांसी आ जाए मुजफ्फरनगर में झगड़ा फैल जाता है नहीं है, वो झगड़ा फैलाते रहते हैं, खाली मिली क्या करें बेचारे। तो मुजफ्फरनगर, अब मैं आपको बिल्कुल साफ कह दे रहा था, हाईली डिस्प्यूटेड एरिया है, आगरा, अलीगढ़, कानपुर भी हुआ करता था, कानपुर ठीक आ गया, अब यहां कोई झगड़ा नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल एक समझने वाली बात है कि जो सेंसिटिव एरिया में नौकरी कर रहे हैं, सेंसिटिव एरिया में लोग काम करते हैं, एक पुलिस वाला जो लखनऊ में यहाँ बैठा हुआ है, और एक उस आदमी को पूछो जिसकी मुहर्रम में ड्यूटी लगा दी जाती है, बीवी पहली समझ लेती है पता नहीं जाएगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि मुहर्रम ना क्या कहते हैं वो चौक में ड्यूटी लगा दी, मेरी बड़ी हमारे लिए क्या होंगे, टैक्सेबल अलाउंस में से एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे, ये कैसे अलाउंस कहलाएंगे, टैक्सेबल अलाउंस। और इन सारे के सारे अलाउंसेस को अपनी हम सैलरी इनकम का क्या कर देंगे, पार्ट। बेटा अब एक बार हल्के से हम लोग करें, बताइए अलाउंसेस में पहला कौन सा था, दूसरा सेविंग बेसिस, तीसरा एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ। लेकिन कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये अलाउंसेस मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी हम ऐसे अलाउंस की बात कर रहे हैं विच इज एक्सेप्ट फ्रॉम टैक्स एंड दे आर नोन एज टैक्स फ्री अलाउंस। आइए पेज नंबर F6, अलाउंस टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, यानी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें जो अलाउंस दिए जाते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अलाउंस रिसीव्ड फ्रॉम UNO आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। Allowance to government employee outside India for rendering services
आउटसाइड इंडिया इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। विदेश के बाहर जो काम करते हैं उन्हें जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं इट इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड, उनको कोई टैक्स नहीं लगता। समझ लो ना, जैसे फॉरेन एम्बेसीज होते हैं, फॉरेन में कंपनियां भी हैं, उन्हें विदेश में जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं उन पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा? कॉम्पनसेटरी अलाउंस रिसीव बाय ए जज। भैया जज को एक अलाउंस मिले, क्या है? स्टैम्प। क्या लिखा है? टू हाई कोर्ट जज आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ये देखिए बेटा, कुछ क्या काम, ये कुछ अलाउंसेस नए आए थे 13-14 से। ये यूपीएससी होता ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये वाला, उसके जो चेयरमैन होते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं, उनके चेयरमैन और मेंबर्स को भी जो अलाउंसेस दिए जाते हैं उन पर भी क्या कर दिया गया था? एग्जेम्पशन दिया गया था कि उनके लिए भी वो अलाउंस क्या होंगे? एग्जेम्प्टेड होंगे। और ऐसे अलाउंस को एग्जेम्प्टेड अलाउंस कहा गया। हम लोग बहुत ज्यादा याद रखते तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज को और अलाउंस टू यूएनओ। और तीसरी बात ये थी कि जो विदेश में लोग काम कर रहे हैं उन्हें जो अलाउंस दिए जाते हैं दे आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम। इज इट क्लियर नॉट? ये मेरे अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड हो गए। मैंने पूरे अलाउंसेस की बात कर ली।